विद फंडामेंटल राइट्स एज ऑफ नाउ, कुछ कुछ बेसिक कोट्स हैं, काफ़ी सारी जजमेंट्स है। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, लैंडमार्क जजमेंट थी। इसमें बोला था कि फंडामेंटल राइट्स themselves आर नथिंग बट एम्प्टी वेसल्स इनटू विच ईच जनरेशन मट पोर कंटेंट इन लाइट ऑफ इट्स ओन एक्सपीरियंस। फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा का भी केस था। उसमें बोला गया कि आर्टिकल 21 डिराइव्स इट्स लाइफ एंड ब्रेथ फ्रॉम डीपीएसपीज। ये ठीक है। इसके बाद जस्टिस भगवती, जस्टिस भगवती ने क्या बोला? ही सेड इन द केस ऑफ अजय हसिया वर्सेस खालिद खालिद मुजीब। खालिद मुजीब, यहाँ पे इन्होंने बोला दैट फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज गिवन टू पीपल ऑफ इंडिया एंड दे आर नॉट मेयरली पेपर होप्स और फ्लीटिंग प्रोमिसेस। क्या है ये? दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज given to people and they are not merely paper hopes, paper hopes and fleeting promises. Really sorry for the background noise, first of all, but yeah, it is what it is, I feel. uh, Originally जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, it did not contain fundamental rights, and bill of rights were in the American constitution in 1791, which are almost absolute in nature. However, part 3 of Indian constitution, even though sacrosanct मतलब बहुत होली है, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इफ इट इज रीजनेबल इन नेचर। मतलब फंडामेंटल राइट्स के भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी जब हम फंडामेंटल राइट्स और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद हम पहला फंडामेंटल राइट कौन सा पढ़ने वाले हैं? वो है आर्टिकल 12। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 12 पर। आर्टिकल 12 से भी दो क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं। क्रिटिकली evaluate the changing dimensions of the concept of state and given the contemporary economic, political and social realities, critically evaluate judicial framework developed to determine whether agency or a body is state। मतलब इसका आंसर अभी मैं आपको ये पढ़ा दूंगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक पेज ऐड कर रखा है यहाँ पे, आई फील पेज नहीं है यहाँ पे, रुकिए। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में किसकी बात करी गई है? स्टेट की बात करी गई है। ठीक है। स्टेट में क्या क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज। ठीक है। एंड अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। यहाँ अदर अथॉरिटीज पे पूरा लीगल जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है। अ, अजय हिसिया का केस ले लीजिए, पीके बिस्वास वर्सेस, पीके विश्वास का एक केस है, उसमें भी 3 टेस्ट दिए गए हैं जिसको एफएफए टेस्ट बोलते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का एक केस है, वो भी है। अब हम आते हैं उनके केसेस पर। ठीक है। अथॉरिटीज क्या क्या है इंक्लूडेड? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। न्यू ट्रेंड क्या है इन रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ठीक है। आर्टिकल 21, सेफ एनवायरमेंट, पुट्टस्वामी प्राइवेसी, कौशल किशोर के केस में 19 और 21 की बात करी थी। 71 जो 17 है, जो आर्टिकल 17, उसको एक सेल्फ एग्जीक्यूशनरी राइट के बारे में बोला गया है। ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज में क्या क्या फर्क है वो भी देखते हैं हम। इट रिफर्स टू अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एंड पोर्टर्स, ये लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत आता है। देन वी हैव अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज बहुत ज़्यादा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, एक इवॉल्विंग जुरिस्प्रूडेंशियल, और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत सारे अपने मत दिए हैं। ठीक है। एजुडिम जनरिस का मतलब आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए तुरंत।
ठीक है, कमेंट इजी है। अगर आपने लॉ ढंग से पढ़ रखा है अपने कॉलेज में भी तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। सीधी बात तो ये है। ठीक है। इसके बाद वी हैव अदर अथॉरिटीज। जी, जो कॉन्सेप्ट है अदर अथॉरिटीज का, इट शुड बी इंटरप्रेटेड एजुजम जनरस विद द वर्ड्स गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक इट्स फाइन एज ऑफ नाउ। यस। सो जो एप्लीकेशन है अदर अथॉरिटीज की, वो कैसी होगी, उससे पहले मैं एडजुडेंट जनरल्स के बारे में आप लोगों को बता रहा था। अथॉरिटी शुड बी इंटरप्रेटेड एडजुडेंट जनरल्स विद वर्ड्स गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, एंड अकॉर्डिंगली स्टेट वुड प्रेफर ओनली टू अथॉरिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन पावर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का एक केस था, in which University of Madras was not considered to be a part of the state, as other authorities was interpreted as adjudicate generis, with parliament and legislature to mean bodies which perform a sovereign function. Right? Application to statutory authorities कैसे create होगा? Other authorities cannot be interpreted as adjudicate generis since the categories identified within the article do not belong to the same genus or broader classification. मैंने आपको बताया था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का एक केस है, in which it was held that other authorities would include all authorities created by the constitution or statute on whom powers are conferred by law. It is not necessary that sovereign authority or powers to be involved here. ठीक है। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का एक केस है। इट वॉज हेल्ड दैट ONGC, IFC, LIC आर ऑल स्टेट सिंस दे आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश टू परफॉर्म गवर्नमेंटल फंक्शंस। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है कि LIC अभी भी है, क्योंकि LIC का तो स्टॉक आ चुका है। अब तो वो लिस्ट हो गई है स्टॉक मार्केट पर, तो मतलब हम जैसे जनरल लोग भी उसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन इट मस्ट बी सीन वेदर अ बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द स्टेट। इन अ वेलफेयर स्टेट द स्टेट परफॉर्म्स a lot of its function through its agencies and instrumentalities. Therefore, the fundamental rights available in a welfare state against the state cannot be curtailed simply because the sovereign functions are being performed through an agency, instrumentality, and not the state directly. Remember that. There are two determinants in respect to this. First is state financial support plus control. Second is performance of a public function. ठीक है। अब तीसरा टेस्ट ये है जो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ डीप एंड परवेजिव कंट्रोल। ये दो केसेस हैं, RD शेट्टी वर्सेस अजय हसिया, वेयर वेरियस फैक्टर्स वर टू एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल एंड अथॉरिटीज वर लेड डाउन। फैक्टर्स क्या कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है। पहला फैक्टर था, इफ द एंटायर और सब्सटैंशियल शेयर कैपिटल is held by the government, there was significant financial assistance from the state, state conferred or state supported monopoly status, there was deep and pervasive control, the functions of public importance थे एक अथॉरिटी के पास, द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अ कॉर्पोरेशन, ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टू अ कॉर्पोरेशन। तो ये चीजें हैं। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच ऑफ द एफोर्सेड कंडीशंस टू बी met. Give me a second, guys. Yes. Then we have the case of RD Shetty versus International Airports Authority of India.
The court noted that the emphasis is on functionality and the state control rather than the statutory character और द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द एंटिटी, कि कितना कंट्रोल है स्टेट के पास, हमें ये देखना पड़ेगा। फिर अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस था, व्हाट मैटर्स इज नॉट हाउ स्टैट्यूटरी और अदरवाइज बट व्हाई अ बॉडी, मतलब वो बॉडी लाई क्यों गई, क्या वो पूरे हर समय एक स्टेट के अंदर थी या कुछ और फंक्शनैलिटी थी उसकी, वो हमें देखना पड़ेगा। व्हाट फॉर, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। एफएफए कंट्रोल जो मैंने आपको बताया था ना पीके विश्वास के केस में भी, जिसके बारे में बात करी गई थी, ठीक है। द की डिटर्मिनेंट्स ब्रॉडली आर वेदर the state has functional, financial, and administrative control over the entity and not merely regulatory control। सिर्फ रेगुलेट नहीं कर रहा है, फंक्शनल कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल है और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है। सच कंट्रोल मस्ट बी peculiar टू द बॉडी एंड इट शुड बी परवेसिव इन नेचर। ठीक है, पी के बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ठीक है। उस केस में क्या बोला गया, ISCB was held to be state because of the overriding control exercised by the government over it। It was reiterated in जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना गया, ध्यान रखिए। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस वीके सोडी का केस था, इसमें एनसीईआरटी को स्टेट नहीं माना गया बिकॉज देयर इज नो फंक्शनल, फाइनेंशियल एंड एडमिन कंट्रोल, इट इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी। ठीक है, रिसेंट केसेस कौन से हैं, किशोर पिंगलिकर वर्सेस ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या पाएगा, कुछ प्रेजेंस ऑफ सम पब्लिक ड्यूटी नॉट इनफ टू ब्रिंग अ बॉडी विद इन द नेट ऑफ आर्टिकल 12, एफएफए होना जरूरी है। तो मतलब इसका ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट, जुडिशरी एज स्टेट क्या है या नहीं। इन एक्सरसाइज ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस कोर्ट्स कैन बी डीम्ड टू बी स्टेट। ठीक है, हाउएवर नॉट in their judicial function। Any judgment of a court cannot be challenged on the ground that it infringes the fundamental rights of a person। The court has held that a judicial decision is merely a decision on the controversy between the parties and nothing more। It does not create or take away the fundamental rights of a person। ठीक है, it was even established in the case of AR Antole versus RS Nayak। ठीक है, इट वॉज रिआइटरेटेड इन रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ये मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। हुर्रा वर्सेस हुर्रा का एक केस है, इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, देन रिसेंट केस एक और था, एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल। हाई कोर्ट्स इन परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉल विद इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, ये यहाँ पे कोर्ट ने बोला था। तो इस बात का हम ये निकाल सकते हैं मत कि जुडिशरी को स्टेट माना जा सकता है लेकिन नॉट इन द जुडिशियल फंक्शन। वो ये ना कहीं बीच में, जैसे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वैसे जुडिशरी एज अ स्टेट है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 12। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विच इज आर्टिकल 13 विच इज द नेक्स्ट क्लास ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।